दोस्तों, मैं हूं राजा फैसल और आज इस वीडियो में हम लोग प्रोब करेंगे कि कैसे भारत के यहां एक ऑयल का बहरान आने जा रहा है, एक भूचाल आने जा रहा है। उसकी वजह यह है कि हमें पता है जुलाई में सैंक्शंस लगी ईयू की तरफ से, यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दी नायरा एनर्जी पे, जो कि एक प्रोमिनेंट एनर्जी कंपनी है, इंडिया में मौजूद है। ये ओन करती है एक रिफाइनरी, वादिनर रिफाइनरी, जो कि गुजरात में मौजूद है। वहां पे रशियन ऑयल को, रशियन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता था और उसी रशियन क्रूड ऑयल को वो शिप्स में डाल डाल के तो यूरोपियन ममालिक में बेच रहे थे और वहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे थे। अब अगर बात की जाए नायरा एनर्जी की, तो इट इज पार्शली ओन्ड, मेजॉरिटी पार्शली ओन्ड बाय रॉसनेफ्ट। रॉसनेफ्ट जो है वो मॉस्को बेस्ड एक ऑयल कंपनी है, जो कि ऑफ कोर्स स्टेट ओन्ड है। और रॉसनेफ्ट जो है उसके इसमें सबसे ज्यादा शेयर्स हैं। यहां होता यह है कि ऑफ कोर्स जो क्रूड ऑयल है वो रशिया से भर भर के भेजा जा रहा था, क्योंकि जब रशियन ऑयल उन्होंने खरीदना बंद कर दिया यूरोपियन ममालिक ने, ताकि किसी तरीके से रशियन इकोनॉमी को हिट किया जा सके ड्यूरिंग यूक्रेनियन क्राइसिस। उन्होंने जब ये बंद किया लेना, तो उसके बाद ये हुआ कि वही ऑयल जो कि रशिया खुद रिफाइन करके बेचा करता था, उन्होंने वही ऑयल इंडिया को बेच के इंडिया में रिफाइन करके फिर क्रूड ऑयल रिफाइन होता यहाँ पे वादिनर में, और यहां से वो शिप्स में भर भर के वही ऑयल जो है वो यूरोप में बेचते थे। इंडिया भी अपना कट रख था बीच में, और इंडिया भी खुश, मॉस्को भी खुश, और ये जो है ये सिलसिला चला जा रहा था। इनडायरेक्टली वही जो ऑयल है वही बेचा जा रहा था वेस्टर्न कंट्रीज को। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है देखने वाली वो ये है कि ड्यूरिंग यूक्रेनियन क्राइसिस ऑफ कोर्स जो फोकस रहा वेस्टर्न कंट्रीज का और अमेरिकन का भी, कि वो किसी तरीके से क्रेमलिन की, मॉस्को की जो इकोनॉमी है, रशिया की जो इकोनॉमी है, उसको हिट कर सकें। और वो एक ही तरीके से हिट हो सकती थी, एनर्जी इज एन एक्सपोर्ट ऑफ रशिया। और इस हवाले से हमें यह भी पता है कि रशियन जो ओलिगार्क्स हैं, ओलिगार्क्स यानी कि बिग बिजनेसमैन, जो कि जिनके बारे में कि ये कहा जाता है कि ये जो ओल्ड रशियन इंटेलिजेंस थी ये उसका हिस्सा भी रहे हैं, और ये वही लोग हैं जो कि मुल्क की इकोनॉमी चलाने के लिए ऑफ कोर्स वही इंटेलिजेंस के लोग जो हैं वो इसमें भी आपको डिफरेंट ओलिगार्क्स की शक्ल में नजर आते थे, जिसमें कि अब्रामोविच वगैरह और इस तरह के जो बड़े बड़े टाइकून, बिजनेस टाइकून्स थे, वो बेसिकली उनको एक टर्म यूज की जाती है रशियन ओलिगार्क्स। रशियन ओलिगार्क थे, उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगी राइट आफ्टर यूक्रेनियन क्राइसिस, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, कैसे उनके जितने बैंक अकाउंट्स थे, उनकी कंपनीज के जितने भी बैंक अकाउंट्स थे, उनको सीज कर दिया गया था और उनसे ट्रेड सारी की सारी खत्म कर दी गई थी। उस तनाजुर में ऑफ कोर्स रशिया को एक डायलेमा फेस करने को मिला, जिस डायलेमा के तहत उनको अर्जेंटली कुछ ओलिगार्क्स की जरूरत थी, जो कि उनकी प्रोडक्ट्स को किसी भी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज में बेच सकें और वही पैसा जो है वो उनको किसी तरीके से मिल सके, ताकि वो अपने मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बहाल कर सकें, उसको जंग के दौरान सस्टेन कर सकें ऑल ऑफ द प्रेशर्स। तो इस सारे तनाजुर में इंडिया से उनको ओलिगार्क्स मिले, और इंडियन ओलिगार्क्स जो हैं वो जो ब्राउन ओलिगार्क्स हैं, वो ब्राउन ओलिगार्क्स का इस्तेमाल उन्होंने ऐसे किया कि हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया पहले भी, जंग से पहले भी ऑयल, क्रूड ऑयल लेता था जो कि रिफाइन करता था। लेकिन अगर इंडिया की, डेली की, मैं ये एक मिसाल देके आपको समझाना चाहता हूं कि अगर डेली के 100 लीटर में से वो लेस देन 1 लीटर, 1 लीटर से भी कम जो है वो वहां से लिया करते थे। क्यों? उसकी वजह यह है कि उनको कॉस्ट बहुत ज्यादा उस वक्त पड़ा करती थी, तो वो लेस देन 1% जो है वो रशिया से क्रूड ऑयल लेके तो अपनी जरूरत का, यानी कि अगर उनको जरूरत 100 लीटर की है तो वो लेस देन 1 लीटर वहां से लिया करते थे। लेकिन अचानक फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने, अब बाय द बुक्स अगर चला जाए तो ऑन द बुक्स ये शो किया जाता है कि इंडिया अब करंटली अपनी जो जरूरत है उसका हर 100 लीटर में से 30 लीटर या 30 लीटर से थोड़ा सा ज्यादा जो है वो बेसिकली क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है। लेकिन
जो इंटेलिजेंस के जराए कहते हैं, जो कि अमेरिकन ने अपना वर्कआउट किया हुआ है, यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपना वर्कआउट किया हुआ है, उन सब के मुताबिक इस वक्त जो रशियन क्रूड ऑयल इंडिया ले रहा है वो कमोबेश भी कोई 75 to 78% ऑफ देयर यूज है। यानी कि हर 100 लीटर में से 75 और से लेके 78 लीटर तक जो है वो वहां से ले रहे हैं। शो बुक्स में ये कर रहे हैं कि 30% ले वो 75 to 78% रहे हैं, और जंग शुरू होने से पहले, यूक्रेन क्राइसिस शुरू होने से पहले वो लेस देन 1 लीटर लिया करते थे। अब इस मार्जिन को आप देख लें और फिर सोचें कि वो कहां पे ऑब्वियसली कितने वर्थ बिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमा रहे होंगे। इसीलिए तो इस साल के शुरू में हमें मोदी का जो मोदिया है, जो गोदी मीडिया है, वो ये कहता हुआ मिला कि वी आर गोइंग टू बी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, हमारे ये रिजर्व्स हैं, वो रिजर्व्स हैं। ये रिजर्व्स कहां से आए? ये सारे के सारे इसी इलिसिट ट्रेड से आए, इसी दलाली से आए, जो कि रशियन ऑयल की दलाली ये वेस्टर्न कंट्रीज में कर रहे थे, इसी दल्लागिरी से आए। ये भारत जो है वो दल्लागिरी पे उतरा हुआ था, दलाली पे उतरा हुआ था, और ये रशियन ऑयल को ऑफ कोर्स वहां पे बेचने में उनकी मदद कर रहा था, इनके जो ओलिगॉर्क्स हैं, एंड गवर्नमेंट इज ऑन द बोर्ड, दैट्स व्हाई देयर आर सैंक्शंस ऑन देम। अब जो ईयू ने सैंक्शंस लगाई हैं वो ऑफ कोर्स वादिनार पे भी लगाई हैं। वादिनार रिफाइनरी जो है वो गुजरात में बेस्ड है। इट इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस और सेकंड लार्जेस्ट रिफाइनरी इन इंडिया। और इस रिफाइनरी के ऑब्वियसली जो ऑयल है वो सारे का सारा यूरोपियन ममालिक को जा रहा था। और इस सारे तनाजुर में ऑफ कोर्स एक चीज तो वाजे हो गई है कि अब अच्छे दिन नहीं है भारत के लिए। उसकी वजह यह है कि एक जो नई खबर आ रही है वो इससे भी खतरनाक है, सैंक्शन से भी ज्यादा खतरनाक है, और वो ये है कि इन्हीं सैंक्शंस के तनाजुर में सोमो, जो कि इराकी स्टेट ऑयल कंपनी है, तो वो स्टेट ओन्ड है, सोमो जो है उसने भी ऑफ कोर्स इनसे अब इनको अपना ऑयल देना बंद कर दिया है। और सऊदी अरामको ने भी, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पूरी दुनिया में प्रोमिनेंट सऊदी अरामको जो है, अब उन्होंने ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी काम करना शुरू कर दिया सऊदी अरामको ने, एंड दे आर कंसिडर इवन इस्लामाबाद में जब वो ऑयल डलवाने जाएं तो इट्स टॉक इन द टाउन, एवरीवन सेज दैट यू हैव टू बाय अरामको, बिकॉज अरामको का जो ऑब्वियसली जो स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन है, दे हैव वन ऑफ द बेस्ट। एंड अब सऊदी अरामको ने भी और सोमो ने भी ये कह दिया है कि भाई हम तुम्हें कोई ऑयल नहीं दे रहे सैंक्शंस के तनाजुर में। उसकी वजह यह है कि जो ईयू की सैंक्शंस हैं वो हर उस जगह पे, हर उस पॉइंट पे, हर उस रिफाइनरी को के साथ कोई भी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो उनके ऊपर भी वो सैंक्शंस लगेंगी। तो इस वजह से सऊदीज ने और इराकीज ने ऑयल देना बंद कर दिया है। इसका मतलब ये है कि अब ये भागे हुए जाएंगे ईरान के पास, और ईरान ऑलरेडी इन पे तपा हुआ है। उसकी वजह यह है कि ईरान को जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैसे ये इसराइल के साथ खड़े थे और ईरान के खिलाफ खड़े थे। अब इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक प्रॉब्लम भी बनती हुई नजर आ रही है, जिसपे के वो अब ईरान को कैसे राम करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हो सकता है ईरान जरूरत के मुताबिक, उन्हें जरूरत तो है अपना ऑयल बेचने की, तो वो इनको दे दें। मेरी इतलात के मुताबिक वो ऑलरेडी से, एंड आई हैव हाईलाइटेड दिस प्रीवियसली एज वेल इन प्रीवियस वीडियोस, के 425,000 बैरल्स अ डे क्रूड ऑयल, जो इरानियन क्रूड ऑयल है वो 4,25,000 जो बैरल्स है वो बेसिकली पर डे, हर रोज वहां से वो लेते थे, जो कि थोड़ा सा इन्होंने डिक्रीज कर दिया था। अब इन तनाजुर में ऑफ कोर्स इनको तो लाखों की जो लाखों बैरल्स हैं वो चाहिए होगा इस सारे प्रॉब्लम को हल करने के लिए। अदरवाइज इतनी बड़ी आबादी का मुल्क और इतनी बड़ी इतना बड़ा जो मुल्क है उसमें ऑयल की ऑफ कोर्स किल्लत हो जाएगी, और ऑयल की किल्लत के बाद वहां पे आपको एक बड़ा बहरान नजर आएगा, इकोनॉमिक बहरान नजर आएगा। और इसी तनाजुर में अब भारत को टैरिफ तो छोड़ दें, अमेरिका ने टैरिफ में भी रगड़ा हुआ है, ईयू ने सैंक्शंस में रगड़ा हुआ है,
ये रगड़ा जो भारत को लग रहा है, इसके फौरन बाद एक और रगड़ा आ रहा है, और वो ये है कि ऑयल की सैंक्शंस के बाद ये जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इफ दे आर नॉट विलिंग टू सेल एनी ऑयल टू दीज पीपल, दीज इंडियंस, तो फिर वो ऑयल कहां से आएगा रिफाइन करने के लिए? ये क्या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को जाएंगे, वो वहां से जाके खरीदेंगे, और वो ऑफ कोर्स मडूरो से जाके कहें कि तुम हमें बेचो। और इस सारे तनाजुर में भारत कहां पे खड़ा होगा डिप्लोमेटिकली, और कहां पे खड़ी होगी भारत की इकोनॉमी? दिस इज गोइंग टू बी पिवटल। ये क्यों हो रहा है भारत के साथ? ये भारत की लालच की वजह से हो रहा है। ये ऐसे जो काम है वो पाकिस्तान भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किए कि आप सस्ता तरीन ऑयल वहां से रिफाइनरी यहाँ पे लगवा के और वो वहां से लेके तो वो आप रिफाइन करके पाकिस्तान में तो यूरोप को बेचते रहे और बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाएं, और बाद में 2 साल बाद कहना शुरू करते हैं वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। मोदी जी ने 56 इंच की जो छाती है, टेढ़ है जो, वो सबको दिखाना शुरू कर दिया कि हम बड़े अमीर हो गए हैं। वो मेरी एक जो पिछली वीडियो थी उसमें वो बंदर का तमाशा मैंने एक दिखाया था, वो जाके इसी बात के तनाजुर में वो जाके तो वो जरूर देख लीजिएगा। बड़े बड़े टाइकून्स हैं, बड़े बड़े पॉकेट्स हैं, बिग पॉकेट्स हैं मोदी के पीछे, जो कि इसकी वो ऑफ कोर्स रस्सियां हिला रहे हैं, और ये अपना जो तमाशा है वो पेश कर रहा है बंदर की तरह। तो वो बंदर वाला जो तमाशा है, बंदर वाली वो वीडियो जरूर देखिएगा, देखने वाली वीडियो है। और उसमें मैंने मोदी की सारी जो हैसियत है इंडिया में उसको मैंने बयान किया हुआ है। तो दोस्तों इस सारे तनाजुर में एक चीज तो वाज़ेह है कि इंडिया के लिए बहुत बुरे दिन आ रहे हैं आगे, इकोनॉमी के हवाले से भी, और वहां पे ऑयल शॉर्टेजेस और क्राइसिस एक बनने जा रहा है, जो एक ब्रू हो रहा है। और इस सारे क्राइसिस में अब वो उसमें से कैसे निकल सकता है, कैसे निकल पाता है, दैट इज टू बी लुक्ड इनटू। एंड टैरिफ का भी मामला ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उसमें भी भारत को कुछ खातिर ख्वाह ऑफ कोर्स कोई सहारा नहीं मिल रहा। ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से आपके जहन में कोई भी सवालात हों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जरूर आस्क मी, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिनके ऊपर के आप डीपली समझ नहीं पाते, उन तमाम खबरों को खोल खोल के मैं आपके सामने लाऊंगा, ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो में लेके आया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।